हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 9 का हम लोग सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप एग्जाम में जाके बिल्कुल 40 का 40 ऑब्जेक्टिव बना सके और एग्जाम में गर्दा नंबर ला सके। देखिए, आपको 10th का तैयारी आपको हम बिल्कुल गर्दा तरीके से करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा ताकि जब हम 10th का बैच स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप बिल्कुल 10th में 400 प्लस नंबर ला सके। कितना 400 प्लस नंबर आएगा, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, नहीं तो आपका बिल्कुल मुँह मुँह हो जाएगा। पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिम्बो को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1794 ईस्वी में समाप्त किया गया था। कब किया गया था? 1794। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपके बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है सेना के रख रखाव के लिए, ऑप्शन नंबर सी है राज दरबार और सरकारी कार्यालय को चलाने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए और चैनल को बिल्कुल इस कदर सब्सक्राइब कीजिए ताकि यूट्यूब हैंग होने लगे। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% लोग कौन थे। तो किसान थे। कौन थे? किसान। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की और बिल्कुल याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में जाके बिल्कुल 40 का 40 ऑब्जेक्टिव बना सके। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, 1748 ईस्वी में द स्प्रिटी ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी। तो 4 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेटरन्यूक ने किया था। किसने किया था? मेटरन्यूक ने किया था। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है, जब 1791 ईस्वी में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो उसके मदद में उद्देश्य क्या था। तो 5 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर ए, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, कम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, फ्रांसीसी उपनिवेश में कौन सा प्रथा उन्मूलन जैविक विन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में एक था। तो दास प्रथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, निम्न में कौन सा यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को बराबर का सम्मान और जगह मिले। तो उदारवादी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है, निम्न में किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत मित्र किस्म का समाज बनाना होगा। तो 8 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का ये विश्वास था। चलिए बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की और 9 नंबर प्रश्न में कड़ा, फिनलैंड तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे। तो 9 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूसी साम्राज्य के अंग थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था। तो 10 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन किया था। चलिए बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, 1914 ईस्वी में यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ा। इस खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। तो दूसरे खेमे में कौन कौन था। तो 11 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था। कौन कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, पूर्व देशांतर रेखा में भारत के मानक व्यंतर रेखा मानी जाती है, वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है। तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, पश्चिम यूरोपीय देश एवं पूर्वी एशिया देश को कौन सा सागर मिलाती है। तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर मिलाती है। कौन मिलाती है? हिंद महासागर जो है पश्चिमी यूरोप देश एवं पूर्वी एशिया देशों को मिलाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, भारत भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ तो जुड़ी हुई है। तो 14 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। चलिए बढ़ते हम लोग 15वां प्रश्न की ओर। कड़ा है सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो 15 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वां प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न में कड़ा है पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर निम्न में से किन के नाम है? तो 16 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ियों के नाम है। किन के नाम है? पहाड़ियों के नाम है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 17वां प्रश्न की ओर। कड़ा है भारत का उत्तर मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी हुई है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो 17 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से निर्माण होता है। कौन कौन सा नदी से निर्माण होता है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हम लोग 18वां प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न में कड़ा है किन कारणों से भारत का उत्तर मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र माना जाता है? तो 18 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी कारण समुद्री मृदा के अवरण के कारण, प्रचुर पानी की उपलब्धता के कारण, अनुकूल जलवायु के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी कारणों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19वां प्रश्न की ओर। खड़ा है मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो मानसरोवर झील जो है तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 20वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न में खड़ा है सतलुज, व्यास, रांची, रोवी, मंचन मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिलता है? तो 20 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी में जाके मिलता है। 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील कौन सा है? कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील कौन सा है? तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डल झील जो है कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील है। चलिए बढ़ते हम लोग 22वां प्रश्न की ओर। कड़ा झील के निर्माण से क्या लाभ होता है? झील के निर्माण से देखिए जल विद्युत उत्पादन करने में भी सहायक होता है, आसपास के क्षेत्र की जलवायु सामान्य बनी रहती है, प्राकृतिक की सुंदरता और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर रेडी हो जाएगा, इनमें से सभी को लाभ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न में कड़ा निम्न में से कौन सा शासन एक ऐसा रूप है निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों को चुनाव लोग करते हैं? तो किसमें करते हैं? लोकतंत्र में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 24वां प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न में कड़ा है वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला गया? तो 24 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न में कड़ा है लोकतंत्र के विपक्ष में दिए गए एक तर्क निम्न में कौन सा है? तो 25 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनमें अनउत्तरदायी शासन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न में कड़ा है लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो 26 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का, विपक्षी दल, मीडिया, उसके बाद सत्तारूढ़ी दल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 27वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है आज की दुनिया में लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है? तो 27 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 28वां प्रश्न की ओर। कड़ा है नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भावे जेल में 28 वर्ष तक रहना पड़ा, वह किस द्वीप में स्थित है? तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोबेन द्वीपों में स्थित है। कहाँ पे, कौन सा द्वीपों में स्थित है? रोबेन द्वीपों में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29वां प्रश्न की ओर। कड़ा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव करना शुरू किया? तो 29 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। भेदभाव वाले कानून को वापस लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध को
उठा लिया गया, नेशनल मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में खड़ा है, लोकतांत्रिक शासन वाले देश में किसका होना जरूरी माना जाता है। लोकतंत्र वाले शासन देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है। तो 30 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान का होना जरूरी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में खड़ा है, भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे को विभक्ता से झेल रहा है। तो धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसको झेल ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वें प्रश्न में खड़ा है, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है। तो 32 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कार्य करता है। लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग का विकसित करता है, सरकार के अधिकारों को सीमा में तय करता है, समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी कार्यों के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न में खड़ा है, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है। तो रायगंज है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में खड़ा है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। भूमि मापने की मानक इकाई जो है वो हेक्टर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर। खड़ा है, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां क्या है। भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां क्या है। तो 35 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेती जो है भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को देखते चलिए। 36 नंबर प्रश्न में खड़ा है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डायरी किस प्रकार की क्रिया में शामिल है। तो 36 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैर कृषि क्रिया में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर। खड़ा है, आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 37 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवीय पूंजी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न में खड़ा है, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 38 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। साक्षरता दर, लोगों के स्वास्थ्य और कौशल निर्माण। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा ऐतिहासिक सांस्कृतिक कारणों से पर्याय में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है। तो 39 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम का विभाजन हुआ रहता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर। और बिल्कुल आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सब्जेक्ट आपको हम हर सब्जेक्ट का तैयारी 10th का कराएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, ताकि जब हम 10th का बैच स्टार्ट कर सकें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खड़ा है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ है। तो निरक्षर और अस्वस्थ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर कोई निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है वो, और अस्वस्थ है, तो वो जनसंख्या के अर्थव्यवस्था पर बोझ ही तो है। तो ये 40 प्रश्न था जो कि आपको हम करवा दिए वायरल क्वेश्चन पेपर। आपको हम 10th का बिल्कुल तैयारी बहुत अच्छा से करवाएंगे, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।